आज हम आप लोगों को जीवाश्म ईंधन अथवा फोसाइल फ्यूल के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवों के जमीन अथवा समुद्र तल में दबकर अत्यधिक दाब और ऊष्मा के कारण बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जीवों का अर्थ है पेड़ पौधों और जंतुओं। जीव यानी पेड़ पौधे और जंतु दोनों आ जाएंगे। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेष दबते गए। बहुत सालों तक, करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ कि जो पेड़ पौधों के अवशेष थे, जंतुओं के अवशेष थे, वो पृथ्वी के नीचे दबते गए और उनके ऊपर कीचड़, रेत सब कुछ जमा होता गया और धीरे धीरे उन पर दबाव बढ़ता गया। जैसे जैसे ऊपर जमता गया वैसे वैसे दबाव बढ़ता गया। चूंकि नीचे दबते गए इसलिए गर्मी भी बढ़ती गई, यानी ऊष्मा भी बढ़ती गई। इस तरह से पेड़ पौधों और जंतुओं के दबे हुए अवशेष कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों में बदल गए। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि जीवों के जमीन अथवा समुद्र तल में दबकर अत्यधिक दाब और ऊष्मा के कारण बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो अब आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार का होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये एक परिभाषा और आप बना सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप लोगों को बता दें कि यदि इन जीवाश्म ईंधनों यानी कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग तीव्र दर से होने लगे तो शीघ्र ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके बनने में करोड़ों वर्ष लगे थे, यानी इनके बनने की प्रोसेस धीमी थी। अब अगर ये समाप्त हो गए तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएंगे, इसीलिए ये समाप्त होंगे तो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे और बनने में बहुत समय लग जाएगा। चलिए इन तीनों जीवाश्म ईंधनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोयला जीवाश्म ईंधन के बारे में जान लेते हैं, यानी कोल को समझ लेते हैं। तो कोयला एक अति महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जटिल यौगिकों तथा कुछ मुक्त कार्बन का मिश्रण है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोयले में होता क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल यौगिक से मिलकर बना होता है कोयला। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जटिल यौगिकों से मिलकर बनता है और इसी में कुछ मुक्त कार्बन के मिश्रण भी पाए जाते हैं, यानी कार्बन का मिश्रण भी होता है जो सब मिलाकर के कोयला बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी इसमें थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक भी होते हैं, यानी कोयले में ही हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है और सल्फर भी होता है। तो कोयला भूमि के अंदर काफ़ी गहराई में स्थित खानों से निकाला जाता है। जो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में स्थित खाने हैं, उन खानों से कोयले को निकाला जाता है। हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। यानी कोयले की खानें वहाँ पर हैं जिनसे कोयला निकाला जाता है। तो कोयला मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूपों में है? तो भूरा कोयला, बिटुमिन या डामर युक्त कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ये 3 प्रकार के कोयले होते हैं। जो भूरा कोयला है इसमें से सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, सबसे खराब होता है। इसमें 38% कार्बन होता है और 19% दहन पदार्थ तथा शेष 43% नमी होती है। जबकि जो बिटुमिन कोयला है
यह कोयला घरेलू ईंधन में बहुत प्रयोग किया जाता है। जो घरेलू कोयला आप प्रयोग करते हैं घरों में, ये बिटुमिन कोयला होता है। इसमें 65% कार्बन होता है, 10% दहन पदार्थ होता है तथा शेष 25% नमी होती है। और जो एंथ्रासाइट कोयला है, यह सबसे बढ़िया किस्म का कोयला माना जाता है। जो एंथ्रासाइट है, ये सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। इसमें 96% कार्बन और 1% दहन पदार्थ तथा शेष 3% नमी होती है। तो इस प्रकार से कोयला 3 रूपों में पाया गया: भूरा कोयला, बिटुमिन कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। चलिए अब कोयले के उपयोगों को जान लेते हैं, अर्थात यूजेस ऑफ कोल को समझ लेते हैं। तो जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कोयले को जब हम जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन पाया जाता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, रिएक्शन करता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कोयले का पहला उपयोग है तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यानी बिजली को बनाने में, बिजली को पैदा करने में कोयले का उपयोग करते हैं। और किसमें? तो तापीय शक्ति संयंत्रों में किया जाता है। फिर दूसरा है, इसका मुख्य उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में खाना पकाने में किया जाता है। आपने देखा होगा घरों में खाना पकाने में कोयले का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो भट्टियाँ होती हैं उनमें भी खाना बनाया जाता है, या होटल्स पर जो भट्टियाँ होती हैं उसमें चाय वगैरह भी बनाया जाता है, नाश्ता वगैरह भी बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, इसका उपयोग कोख, कोल तार व कोल गैस जैसे उपयोगी ईंधन बनाने में भी किया जाता है। जो कोक है, कोल तार है, कोल गैस है आदि, ये जो ईंधन होते हैं इनको बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रमुख उपयोग मैंने बताए कोयले के। चलिए अब आते हैं दूसरे जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पर। तो हम नित्य प्रति पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मशीन के पुर्जों में लगाने का तेल, वैसलीन, मोम आदि पदार्थों का उपयोग करते हैं। हमेशा ये हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, मशीन के पुर्जों में लगाने वाला तेल हो, वैसलीन हो, तो इन सब का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पदार्थ पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, मिट्टी का तेल हो, या मशीन के पुर्जों में लगाने वाला तेल हो, वैसलीन हो, मोम हो। ये सब किससे प्राप्त होंगे? तो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में पेट्रोलियम जो है ये एक गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंध युक्त तथा गहरे रंग का प्रतिदीप्त एवं ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो पेट्रोलियम है क्या? गाढ़ा सा होता है, चिपचिपा सा, दुर्गंध युक्त तथा गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाएगा? तो पृथ्वी के अंदर और विभिन्न गहराइयों पर, अलग अलग गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा, क्योंकि चट्टानों के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पेट्रोलियम हुआ। तो आपको बता दें कि ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ है रॉक। पेट्रा यानी रॉक, और रॉक माने होता है चट्टान, तथा ओलियम का अर्थ है ऑयल यानी तेल, यानी चट्टान वाला तेल। इसीलिए इसको क्या कहें? पेट्रोलियम कहा गया। चूंकि यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसे खनिज तेल अथवा मिनरल ऑयल कहा जाता है, और पृथ्वी का तेल या अर्थ ऑयल भी कहते हैं, या इसी को चट्टानी तेल भी कहा जाता है, यानी रॉक ऑयल भी कहते हैं। इतने सारे इसके नाम होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके प्राप्त के स्थान कौन से हैं। तो पेट्रोलियम सबसे अधिक मात्रा में अमेरिका में पाया जाता है, यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। इसकी प्राप्ति के अन्य प्रमुख स्थान रूस तथा सहयोगी राष्ट्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बर्मा, मैक्सिको आदि हैं। यानी कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? अमेरिका में अथवा यूएस में पाया जाता है, और प्रमुख रूप से रूस में तथा उसके सहयोगी जो राष्ट्र हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बर्मा, मैक्सिको आदि में पाया जाता है। तो भारत में विश्व के विभिन्न देशों की अपेक्षा पेट्रोलियम की प्रतिशत मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगर भारत में देखा जाए विश्व की अपेक्षा, तो यहाँ पेट्रोलियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम के पाए जाने वाले स्थानों में आपको बता दें कहाँ कहाँ पाया जाता है ये। तो भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम
आसाम में रुद्रसागर और लकवा में पाया जाता है। कहाँ? तो रुद्रसागर और लकवा में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरात में यह अंकलेश्वर तथा कलोल में पाया जाता है। और गुजरात की बात की जाए तो अंकलेश्वर और कलोल में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाया जाता है। यानी गोदावरी और कावेरी नदियों के जो डेल्टा हैं इसमें भी पेट्रोलियम का भंडार होता है। तो अब आपको पता चल गया कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग यानी तीसरे जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस पर। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। जो प्राकृतिक गैस है इसमें मुख्य रूप से कौन सी होती है? मीथेन होती है। कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी रहती है। थोड़ी सी मात्रा में मीथेन के अलावा थोड़ी सी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% मीथेन होती है। यानी सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन। वो भी कितनी? तो 95%। प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी गहराई पर पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस पाई कहाँ जाती है? तो प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, पेट्रोलियम तेल के भंडार हैं, उसी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। आप लोगों को बता दें कि जो पेट्रोलियम जहाँ पर पृथ्वी के नीचे गहराई में पाया जाता है वहीं वाष्पशील हाइड्रोकार्बन के गैसीय मिश्रण से निर्मित वायुमंडल घिरा रहता है। यानी उसी के जस्ट ऊपर जहाँ पर पेट्रोलियम भरा हुआ है उसी के ऊपर वाष्पशील वायुमंडल से गैसीय मिश्रण पूरा पाया जाता है और उसी गैसीय मिश्रण को ही प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस कहा जाता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी गहराई पर पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपर पाई जाती है। अनेकों तेल के कुओं से पेट्रोलियम तेल के साथ साथ गौण उत्पाद के रूप में प्राकृतिक गैस भी निकलती है। यानी पेट्रोलियम तेल उन कुओं से निकाला जाता है, साथ ही साथ उसी के ऊपर से प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस भी निकाली जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई के अपतट इलाके, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा में स्थित है। यानी प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? तो त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई के अपतट इलाके, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस के लाभ जान लेते हैं। तो पहला है प्राकृतिक गैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसका ऊष्मीय मान लगभग 55 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। दूसरा है यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है। यानी इसमें धुआं नहीं होता है, ये इसका एक लाभ है जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है और इसके जलने पर कोई भी विषैली गैस नहीं बनती है। ये जब जलती है तो कोई भी विषैली गैस नहीं निकलती है, इसीलिए इसे एक साफ सुथरा ईंधन भी कहा जाता है। तीसरा है प्राकृतिक गैस एक संपूर्ण ईंधन है, इसीलिए इसे घर तथा कारखानों में सीधा जलाने में उपयोग किया जाता है। क्योंकि संपूर्ण ईंधन है इसलिए घरों में भी और कारखानों में भी सीधा इसे जलाया जाता है। फिर अगला है इसे कुओं से पाइपों द्वारा सीधे घरों तथा कारखानों में भेजा जाता है और कुओं से जो पाइप लगाए जाते हैं तो सीधे घरों में या कारखानों में भेज दिया जाता है। अतः इसके अतिरिक्त भंडारण और परिवहन की भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त भंडारण की जरूरत नहीं होती है। चलिए प्राकृतिक गैस के उपयोग जान लेते हैं। तो इसका उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर दूसरा है प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन गैस बनाने का एक अच्छा स्रोत है। यानी कुल मिलाकर इससे हाइड्रोजन गैस भी बनाई जाती है। फिर अगला है टायर उद्योग में प्राकृतिक गैस का उपयोग कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है। जो टायर उद्योग हैं इसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग किस स्रोत में करते हैं? कार्बन के स्रोत के रूप में किया जाता है और इस कार्बन का उपयोग टायर के निर्माण में फिलर के रूप में करते हैं। फिर अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सीएनजी की जो गाड़ियां होती हैं आपने देखा होगा, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं।